देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं उनके जो हाइड्राइड होंगे। यानी हाइड्राइड क्या होते हैं? जब वर्ग 15 की जितने तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सब जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके एक यौगिक बना लेते हैं। और जो यौगिक बना है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करने के बाद, उसी यौगिक को हम क्या कहते हैं? हाइड्राइड। क्या कहते हैं? हाइड्राइड। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी वर्ग 15 के जो तत्व हैं वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं, उन्हीं यौगिकों को हम कहते हैं हाइड्राइड। तो अब हम ये पता करेंगे कैसे यौगिक बना लेते हैं ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके। तो देखो भाई, यहाँ पे पहला जो है ये नाइट्रोजन। ये क्या है? नाइट्रोजन। जो हाइड्रोजन होता है वास्तव में हमें मालूम है हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। क्या होता है? 1। और ये क्या चाहता है? इसकी बारी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या चाहता है? मुझे एक इलेक्ट्रॉन या तो मिल जाए या तो कोई मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ये तो चाहता है। तो ये क्या करता है? जर्नली ये क्या करता है? सब तत्वों को अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है दे देता है। क्या करता है? जैसे HCl के साथ बनाएगा, अगर HCl के साथ, तो ये HCl के साथ बनाएगा तो ये माना था कि साझा करके बना लेता है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ये NaCl के साथ बनाएगा तो NaCl के साथ इस पर प्लस माइनस मानते हैं कि नहीं? सॉरी, इसी को मानो। HCl के साथ बनाएगा तो ये माना था कि इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +1 होती है। कितनी होती है? जनरली हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। +1 का मतलब क्या हुआ? अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये जनरली देता रहता है। लेकिन जनरली हाइड्रोजन क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके ही यौगिक बनाता है अन्य तत्वों के साथ। लेकिन जब ये पी ब्लॉक के 15वें वर्ग के साथ ये अपना हाइड्रोइड बनाता है, तब क्या करता है? ये संयोजकता +1 ना प्रदर्शित करके -1 प्रदर्शित करता है। इसको देखते हैं कैसे। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले नाइट्रोजन। देखो इधर, ये नाइट्रोजन है N, ठीक है, नाइट्रोजन N है और ये आपका हाइड्रोजन है। अब देखो, हमको मालूम है नाइट्रोजन में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 2 तो यहाँ हो गए और 1, 2 और 3 होगा कि नहीं? अब ये क्या नाइट्रोजन क्या चाहता है कि इसको, नाइट्रोजन क्या चाहता है? इसकी बाहरी कक्षा में 3 और हो जाए तो 8 हो जाएंगे। भाई नाइट्रोजन ये तो चाहता है। क्या चाहता है? तो इसके बाहरी कक्षा में कितने? 5 हैं, और अगर 3 और आ जाएंगे तो इसके पास हो जाएंगे 8, और 8 हो गया तो ये स्थायी हो जाएगा। ठीक, तो होगा क्या? अब एक हाइड्रोजन इसके पास मिलने आया तो क्या एक हाइड्रोजन से ये क्रिया कर पाएगा? नहीं, इसके लिए अब आएंगे 3 हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास तो एक होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो 3 हाइड्रोजन आएंगे। एक देखो ये H, फिर दूसरा H, 3 H आएंगे। ठीक, अब ये तीनों H क्या करेंगे? इसके पास एक है, इसके पास एक है और इसके पास भी एक है। अब ये तीनों करेंगे क्या? देखो, ये इसके साथ ऐसे साझा कर लेगा ऐसे, ठीक है, ये इसके साथ साझा कर लेगा, ये इसके साथ साझा कर लेगा। तो ऐसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो यौगिक बनेगा वो कैसा बनेगा? N। कैसा बनेगा? N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, कुछ इस तरीके से, यानी एक एक साझा करके ये अपना ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। और जो तुम्हारा यौगिक बनेगा वो बनेगा NH3। क्या बनेगा? NH3 अर्थात अमोनिया। और यही क्या है? हाइड्राइड है। किसका? नाइट्रोजन का हाइड्राइड। क्या इसका ये हाइड्राइड? नाइट्रोजन का हाइड्राइड। तो यहाँ पे देखो, अब इसमें भी अगर NH3 बन रहा है, ये क्या बना रहा है? हाइड्राइड अपना NH3। क्या बना रहा है? NH3। तो ये भी बाकी के जो अन्य सदस्य हैं ये भी क्या बनाएंगे? देखो, अगर ये NH3 बना रहा है तो उसी के जैसे, चूंकि सब फैमिली मेंबर हैं, तो ये बनाएगा PH3। ये क्या बनाएगा? PH3। ये होती फास्फीन, ये जानते हो तुम लोग हैं। ये देखो क्या बनाएगा? ASH3। ये क्या बनाएगा? SBH3। ये क्या बनाएगा? BiH3। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं समझ पाए? देखो, सबसे पहला हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजनों के साथ क्रिया करके हाइड्राइड बना लिया है, तो ये NH3 बन गया। और इसी NH3 को हम क्या कहते हैं? अमोनिया। इसके बारे में पढ़ चुके हैं बनाने के लिए। अब इसके जिस तरीके से जब ये NH3 बनाता है, इसे कहते हैं हाइड्रोजन हाइड्राइड। काय का हाइड्राइड? नाइट्रोजन का हाइड्राइड। इसे क्या कहेंगे? फास्फोरस का हाइड्राइड। इसे क्या कहेंगे? आर्सेनिक का हाइड्राइड। इसे कहेंगे एंटीमनी का हाइड्राइड। इसे कहेंगे बिस्मिथ का हाइड्राइड। तो अब हाइड्राइड तो बनाना हमने सीख लिया। अब हम इनके बहुत सारे गुणों को पढ़ेंगे कि जो पी ब्लॉक के तत्व के जो हाइड्राइड बन गए हैं उनके गुण क्या होते हैं। तो देखो, पहले हाइड्राइड की परिभाषा पढ़ लेते हैं। क्या है? पी ब्लॉक के वर्ग 15 के सभी तत्व जब हाइड्रोजन से क्रिया करके यौगिक बनाते हैं, देखो हाइड्रोजन से क्रिया करके यौगिक बनाए ना, यौगिक बनाते हैं, तो उन्हें उन तत्वों के हाइड्राइड कहते हैं। जैसे इन्हें क्या कहेंगे? नाइट्रोजन का हाइड्राइड, इसे फास्फोरस का हाइड्राइड। ठीक है, आगे समानता हाइड्रोजन -1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, लेकिन जब हाइड्राइड बनाता है तब परंतु
परंतु हाइड्राइड बनाते समय ये +1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, वैसे -1 और इसमें कैसे प्रदर्शित करता है +1। हाइड्राइड का जो सूत्र होता है वो EH3 होता है। क्या होता है EH3। देखो ये EH3 क्यों कहा गया है, H3 तो तुम्हें पता आएगा सब में, और E की जगह तुम्हारा देखो क्या क्या आ सकता है, E की जगह तुम्हारा नाइट्रोजन ला सकते हो तुम, चाहो तो अपना फास्फोरस ला दो, चाहे आर्सेनिक लाओगे, जो भी लाना वो आप ला दोगे, ठीक है। तो सामान्य सूत्र जो होता है EH3 होता है। क्लियर, यहाँ तक समझ पाए। आगे देखो हाइड्राइडों के गुण, हाइड्राइडों के कुछ गुण क्या है, तो लिखा हुआ P ब्लॉक के वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला गुण यहाँ पे है तापीय स्थायित्व, दूसरा गुण है अपचायक सामर्थ्य, तीसरा गुण है क्षारीय गुण, और चौथा एक और गुण होता है उसको हम लिखाएंगे, बोर्ड थोड़ा कम जगह कम पड़ गई है ना। तो अब इसमें देखो तापीय स्थायित्व क्या होता है, इसको समझो। अब यहाँ पे आप ध्यान समझोगे तापीय स्थायित्व क्या होता है। देखो इधर, जैसे अगर मान लो ये कोई तत्व है, देखो इधर बच्चों HCl मान लेते हैं, इनके बीच सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। अब तुम चाहते क्या हो, इस बंध को तोड़ना, क्या चाहते हो, इस बंध को तोड़ना चाहते हो। तो अगर किसी भी चीज़ के बंध को अगर तुम तोड़ना चाहते हो तो उस चीज़ को गर्म करना शुरू कर दो। क्या करना शुरू कर दो, गर्म, यानी ताप बढ़ाना शुरू कर दो। मान लो कोई चीज़ अगर रस्सी से बंधी हुई है, दो चीज़ें अगर मान लो रस्सी से बंधी हुई है और रस्सी को तुम तोड़ना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो, उसको ताप गर्म करना शुरू कर दो रस्सी का, और रस्सी पिघलना हो जाएगी और रस्सी टूट जाएगी नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से ये अगर तुम इसके बीच के बंध को ये तोड़ना चाहते हो, इन दोनों को, ये बंधे हैं ना एक दूसरे से, और तुम चाहते हो इनके बीच का ये टूट जाए, तो तोड़ने के लिए क्या करो, तुम बस इसको गर्म करना शुरू कर दो। और जितना ज़्यादा ताप बढ़ेगा ये बंध उतनी जल्दी टूट जाएगा। तो अब यहाँ तापीय स्थायित्व का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड, फास्फोरस का हाइड्राइड, आर्सेनिक का हाइड्राइड, इन सभी में सिंगल बॉन्ड है भाई, है कि नहीं। अब इनमें ये देखना है कि किसका ताप अगर हम बढ़ाएंगे तो कौन जल्दी टूट जाएगा, किसके बंध जल्दी टूट जाएंगे और किसके बंध देर में टूटेंगे। बात समझना मेरी, क्या बताया, इसमें किसके बंध जल्दी टूट जाएंगे और किसके बंध देर में टूटेंगे, ठीक। तो अगर देखो पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की। देखो पहले में हम अगर बात करें तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। नाइट्रोजन भी छोटा भाई साहब है और हाइड्रोजन भी छोटा है। देखो मान लेते हैं ये नाइट्रोजन है और ये 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, ऐसे बंध बनाए हुए हैं। ये भी छोटा है, ये तीनों भी छोटे हैं, मतलब इनका जो है परिवार जो है लगभग जो छोटे छोटे लोग हैं, ये भी छोटे ये भी छोटे, और छोटे छोटे बंध जो है बड़ी आसानी से बढ़िया बना लेते हैं, ठीक है। इधर देखो आगे, फिर आगे चलेंगे फास्फोरस। तो फास्फोरस अब थोड़ा नाइट्रोजन से बड़ा हो गया है। अब हाइड्रोजन ये कैसे हैं, छोटे छोटे हैं, समझ पा रहा हो कि नहीं, हाइड्रोजन कैसे हैं, छोटे छोटे। आगे और देखेंगे आर्सेनिक और बड़ा होगा और हाइड्रोजन तो उतने छोटे रहेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और इसके बाद और नीचे जाओगे तो ये Sb और बड़ा, हाइड्रोजन तो उतने बड़े बड़े रहेंगे, समझ पा रहे हो ना, ये समझाने के लिए बता रहे हैं हम आपको। और बिस्मिथ के पास जाओगे तो ये और बड़ा, और हाइड्रोजन उतने बड़े रहेंगे, सब रहेंगे कि नहीं। अब देखो जब ये हाइड्रोजन वगैरह ये सब छोटे छोटे थे और ये भी उतना छोटा था, तो इन लोगों के बीच जो बंध होगा बड़ा मजबूत बनेगा। क्यों मजबूत बनेगा, ये बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो जैसे गरीब लोग हैं तो आपस में बढ़िया बात कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। और एक गरीब आदमी है वो अमीर पैसा वाले आदमी से उतना बढ़िया कम्युनिकेशन कर सकता है क्या, बंद उतना बढ़िया नहीं बना सकता, ऐसा ही समझ सकते हो। हाइड्रोजन यहाँ ये गरीब है, उसी की कैटेगरी का नाइट्रोजन था, तो ये आपस में बहुत बढ़िया बहुत तेज़ी से बंद बनाए हुए हैं। कैसा बनाए हुए हैं, बहुत मजबूत बंद बनाए हुए हैं। जबकि जैसे जैसे नीचे बढ़ोगे वैसे वैसे ये पैसा वाला होता जा रहा है और ये सब गरीब के गरीबे हैं, है ना। तो इनके बीच जो बंध है वो कैसा होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा। कैसा हो जाएगा, कमज़ोर। और कमज़ोर अगर बंद होता जाएगा तो कमज़ोर बंद को तोड़ना बड़ा आसान होता है, कमज़ोर बंद को तोड़ना बड़ा आसान होता है। बंद टूटेगा कैसे, गर्म करने पर बंद टूटेगा कैसे। तो किसका बंद जल्दी टूटेगा बताओ, इसका कि इसका बिस्मिथ वाले का। क्यों, क्योंकि इसका बंद पहले से कमज़ोर था, जरा तुमने माचिस की तीली लगाई और इसका ये गर्म किया है, हाँ रूम टेम्परेचर के लगभग थोड़ा सा और टेम्परेचर पर ये गर्म होकर के टूट जाएगा। तो जरा से टेम्परेचर पे ये टूटने लगता है। तो सबसे कम स्थायी कौन है, ये। उससे ज़्यादा स्थायी ये होगा क्योंकि इसको तोड़ने के लिए और गर्म करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा स्थायी ये होगा, उससे ज़्यादा स्थायी ये होगा और सबसे ज़्यादा स्थायी ये होगा। तो पूछा जाएगा कि इन सभी में किसका तापीय स्थायित्व सबसे ज़्यादा है। तो किसका सबसे ज़्यादा, अमोनिया का। तो बस इसका क्रम लिख देंगे, तापीय स्थायित्व का क्रम जो है आप लिख दो बच्चों। बस क्या किसका सबसे ज़्यादा है, NH3 का सबसे ज़्यादा, उससे कम किसका है, PH3 का,
उससे कम किसका है, AsH3 का, उससे कम किसका है, एंटीमनी Sb का, SbH3 का, और सबसे कम किसका है, तो BiH3। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसा आ सकता है, पूछेगा, ये दे देगा, कोई ये वाला दे देगा और ये दे देगा, हो सकता है पूछेगा इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्थायी है, कौन स्थायी है, PH3, क्योंकि इसका तापीय स्थायित्व तो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि भाई इसका जो है बंध जो है ये मजबूत है, किसकी तुलना में, Sb की तुलना में। अब मजबूत बंध को तोड़ना, ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा तभी टूटेगा, समझ पाए। तो बस पढ़ लेते हैं। देखो, वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइड EH3 को गर्म करने पर उनके परमाणुओं EH के बीच का बंध टूटने लगता है। अगर तुम गर्म करोगे तो EH, E और H, यानी E का मतलब क्या है यहाँ पे, ये जो तुम्हारा नाइट्रोजन है और H के बीच है जो बंध है वो टूटने लगता है। जिस तत्व का हाइड्राइड ज़्यादा ताप सह लेता है, जिस तत्व का हाइड्राइड ज़्यादा देर तक गर्म कर रहा हो तब भी नहीं टूट रहा है, उसका तापीय स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होता है। और इनका जो तापीय स्थायित्व का क्रम है वो निम्नलिखित है। तो सबसे ज़्यादा तापीय स्थायित्व किसका है, नाइट्रोजन, इसका अमोनिया का, उससे कम है फास्फीन का, उससे कम है आर्सेनिक वाले हाइड्राइड का, उसके बाद एंटीमन वाले हाइड्राइड का, और उससे कम विस्मित वाले का। समझ पाए, तापीय स्थायित्व आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे अपचयन सामर्थ्य। देखो, अब हम देखेंगे अपचायक सामर्थ्य। अपचायक सामर्थ्य का मतलब क्या है, अपचयन क्या होता है। देखो, अपचयन क्या होता है, कोई भी तत्व जो है, ठीक है, उसमें अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, किसी भी तत्व में अगर हाइड्रोजन का जुड़ना जो है वो क्या कहलाता है, अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। और मान लेते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, और जो हाइड्रोजन को जोड़ रहा है उससे कहते हैं अपचायक। नहीं समझ पाए, जो हाइड्रोजन को जोड़ रहा है उसे क्या कहते हैं, अपचायक। समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये सब अपचायक हैं। ये क्या है, अपचायक। क्यों अपचायक क्यों है, क्योंकि इनके पास देखो हाइड्रोजन है और ये अपना हाइड्रोजन अगर किसी को दे रहे हैं तो उसमें जाके जुड़ जाएगा कि नहीं, तो ये दूसरे का अपचयन करेंगे कि नहीं। मैं समझ पा रहा हूँ। देखो तो सबसे पहले हमें ये देखना है, ये सब अपचायक हैं। अपचायक वही हो सकता है जिसके पास हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो देखो सभी के पास हाइड्रोजन है कि नहीं, है कि नहीं, सभी पास हाइड्रोजन। और ये अपना अगर हाइड्रोजन किसी दूसरे तत्व को दे रहा है, ये अपना अगर हाइड्रोजन किसी दूसरे तत्व को दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, उस दूसरे तत्व का अपचयन कर रहा है। क्या कर रहा है, अपचयन। और ये फिर कौन हुआ, अपचायक। ये फिर कौन हुआ, अपचायक। हाँ, जो भी कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये क्या है, सब अपचायक हैं। ये सब क्या है, अपचायक। अब इनमें से ये पूछा जाएगा कि प्रबल अपचायक कौन है। इनमें से पूछा जाएगा प्रबल अपचायक कौन है। ठीक, सबसे ज़्यादा अपचायक कौन है। तो हमें यहाँ पे देखना है कौन सबसे ज़्यादा यानी प्रबल अपचायक है। तो प्रबल अपचायक वही होगा जो अपना हाइड्रोजन बड़ी जल्दी दे देता है। नहीं समझ पा रहे हो। हाँ, प्रबल अपचायक वही होगा जो अपना हाइड्रोजन सबसे जल्दी दे दे रहा है, वही प्रबल अपचायक होगा। तो देखो भैया कौन सबसे जल्दी दे देगा। तो देखो ये क्या है, नाइट्रोजन, ये अमोनिया वाला है। जो अमोनिया है इसका, ये अपना हाइड्रोजन जल्दी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसका बंध इतना मजबूत है, अपने सभी हाइड्रोजनों को पकड़ के रखता है, और जल्दी ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि भैया इसका बंध तोड़ने में बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी कि नहीं। ये बहुत स्थायी है। नीचे आओगे, नीचे वाला देखो, ये वाला जो बंध है ये आसानी से टूट सकता है, इसकी तुलना में टूट सकता है कि नहीं। तो हम इससे NH3 से PH3 ज़्यादा अपचायक हुआ, उससे ज़्यादा अपचायक ये हुआ, उससे ज़्यादा अपचायक ये हुआ, और सबसे ज़्यादा अपचायक ये हुआ, क्योंकि इसके बंध को तोड़ने में ये तो बड़ी जल्दी हाइड्रोजन के ले जा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये तो अपना हाइड्रोजन बहुत जल्दी से दे देगा दूसरे को। समझ पा रहे हो। तो जो अपना हाइड्रोजन बहुत जल्दी से किसी दूसरे को दे रहा है, तो जिसको दे रहा है उसका अपचयन हो रहा है, और जो दे रहा है वो क्या होगा, अपचायक। समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। ठीक, तो बस यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रबल अपचायक कौन है, किसकी अपचायक क्षमता ज़्यादा है, तो BiH3 की अपचायक क्षमता सबसे ज़्यादा है। तो इसको लिख देंगे क्रम को, यानी सबसे ज़्यादा अपचायक क्षमता किसकी है, तो BiH3 की अपचायक क्षमता सबसे ज़्यादा। उससे कम किसकी है, SbH3 की उससे कम अपचायक क्षमता। उसके बाद AsH3 की उससे कम। उसके बाद PH3 की उससे कम, और सबसे कम NH3 की अपचायक क्षमता होती है। क्लियर, यहाँ तक समझ पाए। अब ये लास्ट वाला पॉइंट है, क्षारीय गुण क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो क्षारीय अम्ल और क्षार में आप लोगों को हाई स्कूल में बड़ी सारी परिभाषाएं पढ़ाई गई हैं।
उसमें से एक इलेक्ट्रॉन के आधार पर होती है, जिसे बॉर्नस्टेन थ्योरी कहते हैं। उस संरचना के आधार पर उस क्या होता है, उसके आधार पर ये होता है कि कोई तत्व जो है अपना इलेक्ट्रॉन, कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से दे सकता है, कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से किसी दूसरे को दे सकता है, वो उतना ही ज़्यादा, उतना ही ताकतवर क्षार कहलाएगा। नहीं समझ पा रहे हो? देखो, एक संरचना में ये बताया गया है, जो अम्ल और क्षार होते हैं, जिसमें H पॉजिटिव निकलेगा, विलयन में घोलने पर वो अम्ल होता है, और जिसमें OH निगेटिव निकलता है वो क्या होता है, क्षार होता है। ठीक, आर्हेनियस की ये संरचना के आधार पर। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग बड़ी जल्दी से कर देता है वो उतना ही प्रबल क्षार होगा। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग बड़ी जल्दी से कर देगा वो उतना ही बढ़िया क्षार होगा। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि कौन बढ़िया क्षार है। ठीक है, तो देखो इधर, यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं इसको। तो यहाँ पे हम समझेंगे, देखो इधर, जब इसकी संरचना हम बनाएंगे तो देखो इधर, हमें मालूम था नाइट्रोजन जो है कि 5 बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। 3 तो भैया हाइड्रोजन के साथ बंद बना लिए। 3 किसके साथ बना लिए, हाइड्रोजन के साथ। और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब हमने क्या कहा कि इनमें से कौन बढ़िया क्षार है तुम्हें पता करके बताना है। तो कैसे सोचोगे इसको समझते हैं। इसको मिटा दें पहले थोड़ा सा। ठीक, कैसे सोचोगे आप, देखो इधर। अब यहाँ पे ये हम सोचेंगे कि यहाँ पे इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इनके सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब कौन ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉनों को दे देगा, कौन ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉनों को दे देगा, वही सबसे बढ़िया क्षार होगा, वही सबसे बढ़िया क्षार होगा। तो कौन सबसे बढ़िया क्षार है इसमें, इसको कैसे पता करेंगे, सुनो ध्यान से। देखो इधर, कौन सबसे बढ़िया क्षार, इसको कैसे पता करेंगे। तो हमें मालूम है कि देखो बच्चों, कि जो ये पहला वाला है आप ये देख रहे हो NH3, इसका साइज छोटा होगा कि नहीं छोटा। इसके बाद अगले वाले जो है PH3 का साइज बड़ा होगा, उससे बड़ा इसका होगा, उससे बड़ा इसका होगा, और उससे बड़ा, सबसे बड़ा इसका होगा, सबसे बड़ा इसका होगा। अब देखो, इसका साइज छोटा है, छोटा सा घर है भाई इसका, और उसी छोटे से घर में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? इसका घर जो है थोड़ा सा बड़ा है, इसके पास भी 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। समझ रहे हो, समझाने का तरीका है ताकि आपको याद रहे। इसके अलावा इसका घर और बड़ा है तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इसका घर और बड़ा है तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इसका घर सबसे बड़ा है तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, हम इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझते हैं। मान लेते हैं कि एक ये जो पहला वाला घर है, गरीबों वालों का घर है, गरीबों का है। और इसके घर में कोई भिखारी भीख मांगने आया है, और उस गरीब के पास, बेचारे के पास जेब में पड़े थे केवल 50 रुपया। ठीक है, ठीक, उसकी जेब में पड़े थे। तो जो आया तो उसने 50 नहीं 10 मान लेते हैं, हाँ, वो भिखारी आया कि भैया दे दो हमको। तो उस भिखारी ने क्या किया, अपने 10 रुपये जेब में पॉकेट में पड़े थे और निकाल के दे दिए। ठीक, भिखारी को है तो बड़ी 10 रुपये पड़े थे। समझाने का तरीका बता रहे हैं, और कुछ रिलेट ना करोगे। हमने क्या बताया कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, वो छोटा सा है, उसकी पॉकेट में 10 रुपये पड़े हैं, उसने 10 रुपये दे दिए। ये दूसरा जो व्यक्ति है, इसके पास भी 10 रुपये हैं, लेकिन इसके एक पॉकेट में, ये वाली पॉकेट में 5 पड़े हैं, और दूसरे वाली इधर पॉकेट में फिर 5 पड़े हैं। तो वो उससे जब मांगेगा तो ये क्या बड़ी आसानी से 10 देगा क्या, पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ से निकालना पड़ेगा, है। तो इसको निकालने में थोड़ी कठिनाई आएगी कि नहीं। तो भैया ये बड़ी आसानी से दे दिया, हमें समझ लेते हैं क्यों, क्योंकि इसके पास जेब में 10 पड़े थे, 10 निकाल के दे दिया। इसके पास अलग अलग पड़े थे तो निकालने में कठिनाई हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा ये कम देगा, सोचेगा अरे 5 ले लो। ये वाला देखो, ये वाला तीसरा वाला, इसको समझो। इसके पास भी 10 रुपये थे, लेकिन इसके जेब में, एक जेब में इधर 5 पड़े थे, इधर 2 पड़े थे, इधर पीछे 2 पड़े थे, 3 जेबें थे, हैं, इतनी सारी जगह है। तो ये तो और कहेगा भाई कहाँ कहाँ से निकाल के 10 दें, वो नहीं देगा, फिर और कम देगा। इधर नीचे और आओगे तो ये क्या देखो, ये इसके पास 5 रुपये, 2 रुपये इस जेब में, 2 रुपये इस जेब में, हैं, अब बाकी 5 रुपये उसके रूम में पड़े हैं, तो निकाल के देगा क्या, ये 2 रुपये दिया तो दिया, नहीं तो नहीं देगा, कहेगा 10 रुपये कौन देगा। और इसके पास पड़े भी हैं, इसके पास सबके सब घर में पड़े हैं, एक इस रूम में, एक उस रूम में, एक उस रूम में। तो क्या है, निकाल करके जाएगा कि चलो उस रूम से निकाल के देंगे, नहीं देगा ना। तो सबसे आसानी से कौन देगा भाई, नाइट्रोजन। कौन देगा, क्यों, क्योंकि उसके देश में 10 पड़े तो निकाल के एक बार में दे दिए। अब तुम्हारे पास भी अगर ऐसे चिल्लर होंगे तो तुम क्या ढूंढते फिरोगे क्या, नहीं। तो सबसे आसानी से नाइट्रोजन दे रहा है, सबसे आसानी से नाइट्रोजन अपना क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है। तो जो सबसे आसानी से दे दे वो उतना प्रबल क्षार। तो नाइट्रोजन सबसे प्रबल, ये अमोनिया जो है सबसे प्रबल क्षार होती है। इसके बाद उससे कम प्रबल PH3 होती है, उससे कम प्रबल ये, और सबसे लास्ट में ये सबसे कम क्षारी होता है। ठीक है, तो इसका विक्रम आप लिख लो। सबसे प्रबल क्षार कौन है, NH3 सबसे प्रबल क्षार ये है। उसके बाद कौन है, उससे कम है PH3, उससे कम कौन है
उससे कम AS3 है, ASH3। उससे कम कौन है? उससे कम कौन है भाई? SbH3। उससे कम कौन है? BiH3। तो अब आप बता सकते हो बच्चों कि इनमें से सबसे प्रबल कौन है और सबसे प्रबल क्षारी कौन है? सबसे प्रबल क्षारी नहीं है। हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो 3 गुण आप पढ़ चुके हो, एक गुण हम आपको और पढ़ा दें, नोट कर लो उसे। तो देखो इसमें लिखा हुआ क्षारी गुण में, क्षारी गुण इसका देखेंगे, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति जिस यौगिक की जितनी ज़्यादा होती है वो उतना क्षारी होगा। तो देखो ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति जिस यौगिक की ज़्यादा होती है वह उतना ही क्षारी होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये सब यौगिक हैं। कौन इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से दे रहा था? ये वाला। तो ये बड़ी आसानी से दे रहा है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा क्षारी है, और ये बड़ी आसानी से नहीं दे रहे थे, तो सबसे कम क्षारी ये हुआ। तो देखो सबसे इज ग्रेटर देन लिखा है, सबसे क्षारी कौन है? अमोनिया। उससे कम क्षारी कौन है? फास्फीन। उससे कम क्षारी ASH3। उससे कम क्षारी ये सब, और सबसे कम क्षारी जो है BiH3। ठीक।